सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक अजीब सी प्यास इंसान को पल भर में एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल देती है। ना कोई वार्निंग मिलती है, ना कोई दूसरा मौका। जो इंसान अभी तुम्हारे साथ बात कर रहा है वो अगले ही पल तुम्हारी जान का दुश्मन बन सकता है। आखिर ये अजीब बीमारी फैली कैसे, और क्या इसका कोई इलाज है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसे खौफ की शुरुआत है जहां हर गुजरते लम्हे के साथ मौत और करीब आती चली जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं थाईलैंड की एक जबरदस्त थ्रिलर सीरीज हैप्पीनेस 2025। एक ऐसी दिलचस्प कहानी जहां डर, सस्पेंस और सर्वाइवल से भरी इस कहानी में हर पल मौत का खतरा मंडराता है। और फिर कहानी हर नए मोड़ के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होती चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सोंगरन फेस्टिवल से होती है। यह थाईलैंड का ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है। फेस्टिवल पूरे जोश के साथ चल रहा होता है। हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ होता है। लेकिन इसी बीच इंस्पेक्टर प्राक और ऑफिसर काय को खबर मिलती है कि एक होटल में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर का मंजर काफी खौफनाक होता है। वहाँ एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। पहली नजर में समझना मुश्किल होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बॉडी की हालत देखकर पराग को डेथ नॉर्मल नहीं लगती। जब पराग और कई आसपास जांच कर रहे होते हैं तब उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। वो खून से लथपथ और काफी घबराई हुई होती है कि मानो उसी ने उस लड़के का खून किया हो। इस बीच हम ऑफिसर रन से मिलते हैं। वो शूटिंग रेंज में अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। साथ में टॉप भी होता है। वहीं पराग उस लड़की से पूरी घटना के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि वो एक वाटर फाइट इवेंट में गई थी। वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी और उसे चक्कर आने लगे थे। इसी वजह से एक लड़का उसे आराम करने के लिए एक रूम में ले गया था। रूम में पहुंचते ही लड़की पानी मांगती है। इसके बाद वो लड़का पानी लेने चला जाता है। लेकिन जब वो वापस लौट कर आता है तो उसके सामने एक ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पराग उससे पूछता है कि तुमने कोई ड्रग्स लिया था क्या, लेकिन लड़की इस बात से साफ इनकार कर देती है। फिर वो उससे याद करने को कहता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तब लड़की अपनी पूरी आप बीती बताना शुरू करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं जब वो लड़का वापस लौट कर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की टब से पानी पी रही होती है जैसे वो काफी दिनों से प्यासी हो, और उसकी बॉडी पर अजीब से निशान उभर आए होते हैं। आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वो बहुत ही असामान्य और डरावनी लग रही होती है। इसके बाद वो लड़की बाथरूम से बाहर निकलती है और सीधा उस लड़के की तरफ बढ़ने लगती है और अगले ही पल वो उस पर हमला कर देती है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। दरअसल ये सारी घटना प्राक ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखी थी, क्योंकि उस लड़की को उस दिन का ज्यादा कुछ याद ही नहीं होता। इस सुराग को और गहराई से जांचने के लिए प्राक कैमरास की हार्ड डिस्क ले लेता है और तभी वहां हरी सार आ जाती है जो स्पेशल कंट्रोल यूनिट से होती है। अब से इस मामले को यही हैंडल करेंगे। वो प्राक से उस हार्ड डिस्क को मांगती है। दरअसल ये नहीं चाहते कि मामला पब्लिक को पता चले। प्राक डिस्क देने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि विक्टिम की डेथ नेचुरल नहीं है और वो डिस्क ही इस केस का इम्पोर्टेंट सबूत है। इसी बीच वहाँ यूथासक आ जाता है जो स्पेशल कंट्रोल यूनिट का डायरेक्टर है। वो पराग से कहता है पहले तुम अपने सुपरवाइजर से बात क्यों नहीं कर लेते। तभी पराग के फोन पर कॉल आती है। ये कॉल उसके सुपरवाइजर की होती है। पराग उनसे बात करता है और कहता है मैं तुरंत डिस्क लेकर आता हूँ। इसके बाद पराग अपने सुपरवाइजर के पास पहुँच जाता है। पराग को समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर है कौन और ये हार्ड डिस्क को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। तब उसका सुपरवाइजर बताता है कि ये लोग स्पेशल कंट्रोल यूनिट से हैं जो इसी केस की जांच संभाल रहे हैं। लेकिन पराग साफ कह देता है कि चाहे ये लोग जो भी हों, मैं उन्हें सबूत के आने डिस्क नहीं देने वाला। फिर वो अपने सुपरवाइजर को एक तस्वीर दिखाता है। इसमें विक्टिम की गर्दन पर किसी के काटने के निशान नजर आ रहे होते हैं। पराग कहता है कि विक्टिम की मौत बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती, मगर उसका सुपरवाइजर इसे एक आम केस समझकर इन बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहता है। साथ ही वो पराग को इस केस से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन पराग मना कर देता है। उसका मानना होता है कि वो लड़की अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर आदमी को अकेले नहीं मार सकती। जरूर इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है। इसके बाद पराग बताता है कि उसी क्राइम सीन से एक और बेहद अहम सबूत मिला है, लेकिन सुपरवाइजर उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता और हार्ड डिस्क लेकर वहां से चला जाता है। इसी बीच डायरेक्टर यूथासक वहां पहुंच जाता है और पराग की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने पूरी सिचुएशन को काफी अच्छे से एनालाइज किया है। लेकिन पराग इस वक्त काफी गुस्से में होता है। वो तुरंत पूछता है आखिर आपने उस लड़की के साथ किया क्या है। इस पर यूथासक शांत लहजे में कहता है कि फिलहाल उस लड़की को ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। मगर पराग उसकी बात से सहमत नहीं होता और कहता है जो कुछ भी आपने किया है वो गलत है।
यह कानून के खिलाफ है और आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मगर यूथासक उसकी बात को काटते हुए कहता है, देखो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एक छोटी सी चूक भी हजारों लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। इसके बाद उसका लहजा अचानक नरम हो जाता है और पराग की तरफ देखकर कहता है, पुलिस मेजर पराग, सबसे युवा और काबिल इंस्पेक्टर, आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिसे तुम सुलझा ना पाए हो। फिर वो अपना विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, देखो ये कोई आम केस नहीं है, इसे सुलझाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे काबिल इंस्पेक्टर की जरूरत है। पराग कुछ पल कार्ड को देखता है, फिर उसे लेकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम पराग और रन को एक कैफे में देखते हैं जहाँ दोनों कैजुअल बातें कर रहे होते हैं। दोनों बचपन के दोस्त और कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। पराग रन से पूछता है, क्या एक आमशी लड़की किसी बड़े आदमी को सिर्फ गर्दन काट कर मार सकती है? रन जवाब देती, हाँ, अगर उसे पता हो कि वार कहाँ करना है। गर्दन में एक मेन आर्टरी होती है, अगर वो कट जाए तो इंसान की जान जा सकती है, लेकिन अगर मैं होती तो इतनी मेहनत ही नहीं करती, सीधा उसकी गर्दन तोड़ देती। रन की बात सुनकर पराग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, और हाँ, अगर कोई तुम्हें विटामिन के नाम पर कोई दवा दे तो उसे मत खाना। रन हैरानी से पूछती है, क्यों? पराग जवाब देता है, बस जितना कह रहा हूँ उतना करो, मुझ पर भरोसा रखो। रन उसकी बात को समझ नहीं पाती लेकिन मान जाती है। आखिर विटामिन की इस दवा के पीछे क्या राज छुपा है ये तो आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम रन को शूटिंग रेंज में देखते हैं जहाँ टॉप भी मौजूद होता है। तभी एक ऑफिसर घबराते हुए आता है और कहता है, रन एक प्रॉब्लम हो गई है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है जहाँ एक आदमी अपनी वाइफ को नाइफ पॉइंट पर लेकर धमका रहा होता है। इतना ही नहीं, वो पहले एक दूसरे आदमी को जख्मी कर चुका होता है। खबर मिलते ही रन और टॉप भी मौके पर पहुंच जाते हैं। रन उस आदमी को शांत रहने और चाकू नीचे रखने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात मानने से मना कर देता है। तभी उसकी वाइफ मौका देखकर उसका हाथ काट लेती है और उसकी पकड़ से निकलकर दूर भाग जाती है। इसी बीच रन आगे बढ़कर उस आदमी को गिरा देती है। टॉप को टार्न पर नजर रखने के लिए कहती है, लेकिन टार्न पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो हमलावर भी रन के चंगुल से निकलकर भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही रन और टॉप उस तरफ दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि टार्न अपनी हस्बैंड पर बेरहमी से हमला कर रही होती है। पीछे से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही टार्न पलटकर उनकी तरफ देखती है, रन और टॉप के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा और हरकतें बिल्कुल उस पहली लड़की जैसी हो चुकी होती हैं, जो अजीब तरह से बदल गई थी। अगले ही पल टार्न उन पर झपटने की कोशिश करती है। रन और टॉप संभल पाते उससे पहले ही वो एक खूंखार जानवर की तरह तेजी से वहाँ से भाग निकलती है। टॉप उस जख्मी आदमी के पास रुक जाता है। रन टार्न को उस कबाड़ खाने में ढूंढती है और एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि टार्न उसके बिल्कुल पीछे मौजूद है। अचानक टार्न उसके पैर पकड़ लेती है और उसे बॉक्स से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही रन संभलने की कोशिश करती है, लेकिन टार्न उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे काटने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे वो रन की गर्दन के करीब पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि अब रन का बचना नामुमकिन है, मगर तभी टॉप वहां पहुंच जाता है और उस पर गोली चला देता है। हैरानी की बात यह होती है कि गोली लगने के बाद भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। आखिरकार टॉप और रन मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। टॉप उसके हाथों में हैंडकप्स लगाकर उसे एक मजबूत जगह से बांध देता है। टॉप रन से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? रन कहती है, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खरोंच आई है। इसी बीच अरिसार अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और कहती है, ये एरिया अब हमारे कंट्रोल में है, आगे की इन्वेस्टिगेशन हम संभाल लेंगे। लेकिन कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि टॉप को इस जगह से भी वही रहस्यमय चीज मिलती है जो पराग को उस लड़की के पास से मिली थी। आखिर क्या है इस चीज का राज? क्या इसी का कनेक्शन उन खौफनाक घटनाओं से है? और क्या लोगों के ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर बनने के पीछे भी इसी का हाथ है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। इसके बाद अरिसारा टार्न को अपनी टीम के साथ वहां से ले जाने लगती है। रन हैरानी से पूछती है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? अरिसारा जवाब देती है, वो इन्फेक्टेड है, उसे इलाज के लिए ले जाना होगा। यह सुनकर रन और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। आखिर वो किस चीज से इन्फेक्टेड है? तभी अरिसारा की नजर रन की गर्दन पर लगी खरोंच पर पड़ती है। वो तुरंत पूछती है, क्या उसने तुम्हें खरोंचा था? रन हाँ में सर हिला देती है। अरिसारा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहती है, हमें तुम्हें अभी सेंटर ले जाना पड़ेगा। रन पूछती है, मगर क्यों? अरिसारा कहती है, हमें तुम्हारे इन्फेक्शन की जांच करनी होगी। अगर तुम इन्फेक्टेड हुई तो तुम्हें तुरंत इलाज की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है, रन भी उन खूंखार मॉन्स्टर में बदलने वाली है या फिर उसके साथ कुछ और ही होने वाला है? अगले सीन में हम पराग को देखते हैं जो काई से उस जांच के बारे में पूछ रहा होता है। तब काई उसके हाथ में हेडक्वार्टर से आई एक फाइल थमा देता है। पराग जैसे ही फाइल खोलता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। फाइल में एक मरी हुई लड़की की तस्वीर और उसी रहस्य में लाल गोली की फोटो लगी होती है।
यह देखकर पराग तुरंत पूछता है, काई आखिर ये किस तरह का ड्रग हो सकता है? काई कहता है, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, हेडक्वार्टर अभी तक इसकी सही पहचान नहीं कर पाया है। फिर वो आगे कहता है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इस ड्रग को पहले कभी नहीं देखा। मतलब ये ड्रग किसने बनाई और इसका असली मकसद क्या है, इस बात का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। दूसरी तरफ रन सेंटर पहुंच जाती है। वहाँ डॉक्टर्स उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और गर्दन पर लगी खरोंच की भी जांच करते हैं। सैंपल्स लेने के बाद रन पूछती है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? लेकिन अरीसारा कहती है, कपड़े बदलने के बाद तुम्हें क्वारंटीन रूम में ले जाएंगे। ये सुनते ही रन भड़क जाती है। तब अरीसारा समझाते हुए कहती है, ये कंफर्म करने के लिए तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं, हमें तुम्हें 24 घंटे तक मॉनिटर करना पड़ेगा। इसके बाद कहानी थोड़ी पीछे जाती है। जब अरीसारा ने रन को सेंटर चलने के लिए कहा था, तब रन ने पूछा था, और अगर मैं मना कर दूं तो? इस पर अरीसारा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया था, तुम उस इंसान की तरह नहीं बनना चाहोगी जो अनजाने में अपने ही करीबी लोगों को नुकसान पहुंचा दे। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है और यही हमें पता चलता है कि रन अरीसारा के साथ सेंटर आने के लिए क्यों मान गई थी। कुछ देर बाद रन अरीसारा से फोन मांगती है और पराग को कॉल करती है। वो कहती है, पापा को बता देना मैं आज घर नहीं आऊंगी। पराग हैरान होकर पूछता है, मगर क्यों? रन जवाब देती है, मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर पर रुकने वाली हूँ। पराग तुरंत पूछता है, कौन सा दोस्त, और अचानक तुम्हारे दोस्त कहाँ से आ गया? लेकिन रन बिना कोई जवाब दे कॉल काट देती है। इसके बाद अरीसारा रन को क्वारंटीन रूम में ले जाती है। रन गुस्से में कहती है, तो अब मुझे इस रूम में रहना पड़ेगा, क्या मैं कोई कैदी हूँ? अरीसारा शांत लहजे में जवाब देती है, ये सिर्फ एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, कल हम तुम्हारा टेस्ट दोबारा करेंगे, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा और इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं दिखे तो तुम घर जा सकती हो। रन कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमी आवाज में पूछती है, और अगर मैं इन्फेक्टेड निकली तो क्या मैं भी टार्न की तरह बन जाऊंगी? इस सवाल का अरीसारा के पास कोई तसल्ली देने वाला जवाब नहीं होता। वो बस एक पल के लिए रन की तरफ देखती है और कहती है, गुड लक ऑफिसर रन। इतना कहकर अरीसारा वहाँ से चली जाती है। अब उस सुनसान क्वारंटीन रूम में रन बिल्कुल अकेली रह जाती है। तभी उसकी नजर रूम में लगे एक कैमरे पर पड़ती है। दरअसल क्वारंटीन रूम में रखे गए हर शख्स पर लगातार नजर रखी जा रही होती है और इस वक्त डायरेक्टर यूथासक भी स्क्रीन के उस पार बैठकर रन की हर हरकत देख रहा होता है। वाकई ये वायरस बेहद खतरनाक है, जिसके असर में आते ही इंसान अपना होश व हवास खो बैठता है और फिर ऐसी हरकतें करने लगता है जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं होता। अगले सीन में हम पराग को एक ऐसे शख्स से मिलते देखते हैं जो डार्क वेब से जुड़ी जानकारी निकालने में माहिर होता है। दरअसल पार्क ने डायरेक्टर यूथासक की पूरी बैकग्राउंड खंगालने का काम इस आदमी को दिया था। वो पराग को एक फाइल थमाते हुए बताता है, यूथासक स्वानसरी स्पेशल कंट्रोल यूनिट के डायरेक्टर हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनसे जुड़ी 4 साल पुरानी लगभग सारी जानकारी अचानक गायब हो गई थी और उन्हीं गुमशुदा रिकॉर्ड्स का ब्यौरा इस फाइल में मौजूद था। इसके बाद पराग उससे उस ड्रग के बारे में पूछता है। तब वो शख्स एक जगह का नाम बताते हुए कहता है, मेरे सूत्रों के मुताबिक यूथासक इस जगह के इंचार्ज हैं। हो सकता है जिस ड्रग को आप ढूंढ रहे हैं उसका कनेक्शन भी इसी जगह से हो। पराग तुरंत पूछता है, क्या तुम जानते हो ये ड्रग आखिर है क्या? लेकिन वो आदमी कहता है, जानकारी तो है मगर अभी मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब पराग के पास एक नया सुराग था, यूथासक का उस जगह से कनेक्शन और उस ड्रग का जिक्र। कहीं न कहीं दोनों तार आपस में जुड़े नजर आ रहे थे। अगले दिन हमें कंट्रोल सेंटर को दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर यूथासक रन पर नजर रखे हुए होते हैं। रन क्वारंटीन रूम में आराम से लेटी हुई होती है। तभी अरीसारा उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आती है। यूथासक रिपोर्ट को गौर से देखता है और पता चलता है कि टेस्ट नेगेटिव आया है। यूथासक पूछता है, रन को क्वारंटीन में 24 घंटे हो गए ना? अरीसारा हाँ में जवाब देती है। सुनते यूथासक कहता है, ठीक है उसे जाने दो लेकिन उस पर नजर रखना। आखिर इन्फेक्शन के कोई लक्षण न दिखने के बावजूद भी यूथासक रन को लेकर इतना सतर्क क्यों है, इसका जवाब हमें आगे चलकर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पराग भी सेंटर पहुंच जाता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया होने की वजह से गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं। तब पराग उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिखाता है जो कुछ दिन पहले यूथासक ने उसे खुद दिया था। कार्ड देखते ही गार्ड्स रास्ते से हट जाते हैं और पराग को अंदर जाने देते हैं। इसके बाद पराग सीधा यूथासक के ऑफिस में जाता है और कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। यूथासक हल्का सा मुस्कुरा कर पूछता है, तो मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूथासक ने पराग को अपने साथ काम करने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त पराग ने कोई जवाब नहीं दिया था। पराग बिना वक्त गवाए वही लाल रंग का ड्रग निकालता है और यूथासक के सामने रखकर पूछता है, यह ड्रग आखिर है क्या? यह देखकर यूथासक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसका कनेक्शन मुझसे है? पराग सख्त लहजे में कहता है, फिजूल की बातें छोड़िए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन जवाब देने की बजाय यूथासक उसके सामने एक फाइल रख देता है।
फिर वो कहता है अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और फिर यूथासक आगे कहता है मगर याद रखना फैसला लेने में तुम जितनी देर लगाओगे उतने ही ज्यादा लोग इस वायरस यानी इन्फेक्शन की चपेट में आते जाएंगे। इसके बाद वो गंभीर चेहरे के साथ बताता है पिछले कुछ ही दिनों में सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और सच कहूँ तो हमें ये भी नहीं पता कि हम कब तक इसे संभाल पाएंगे। वो कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर कहता है इसलिए फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इस सच को दुनिया से छुपा कर रखना, क्योंकि जिस दिन लोगों को इस वायरस यानी इन्फेक्शन के बारे में पता चल गया उस दिन सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि अफरा तफरी भी पूरे देश में फैल जाएगी। यूथासक फिर आगे कहता है कल ही हम कंट्रोल सेंटर से एक ऑफिसर को लेकर यहाँ आए हैं। मुझे नहीं पता तुम उसे जानते हो या नहीं। ये बात सुनते ही पराग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यूथासक रन की बात कर रहा है। पराग कहता है मतलब रन वाकई सेंटर में मौजूद थी। यूथासक आके कहता है उसे इन्फेक्शन का खतरा है। पराग हैरानी से पूछता है आखिर ये इन्फेक्शन है क्या? यूथासक कुछ पल खामोश रहता है और फिर कहता है सच तो यह है कि फिलहाल इस इन्फेक्शन के बारे में किसी के पास पूरी जानकारी नहीं है। हम अभी तक इसके सोर्स, इसके फैलने के तरीके और इसके असली असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो सीधा पराग की आंखों में देखते हुए कहता है इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्द ही इस राज तक नहीं पहुँचे तो बहुत देर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अरिसारा रन के पास आती है। वो पास रखा पानी देखकर पूछती है तुम्हें अभी भी प्यास लगी है? दरअसल अचानक बहुत ज्यादा प्यास लगना और खून देखकर बेकाबू हो जाना इस इन्फेक्शन के लक्षण है। लेकिन रन तुरंत जवाब देती है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे जाने दो। इसके बाद अरिसारा उसे अपने साथ सेंटर से बाहर ले जाने लगती है। रास्ते में रन की नजर टार्न पर पड़ती है जो अपने रूम में बेड पर चुपचाप बैठी हुई होती है। टार्न को देखते ही रन के कदम धीमे पड़ जाते हैं। सारे ऑफिसर आगे निकल जाते हैं और पीछे आ रहा ऑफिसर रूम की चाबी टेबल पर रख देता है। मौका देखते ही रन टेबल से चाबी और एक ऑफिसर की गन लेती है और वो गेट में हैंडकफ्स लगाकर वहीं सबको लॉक कर देती है। जब तक सब लोग उस गेट को खोलते हैं तब तक रन टार्न के रूम के अंदर घुस चुकी होती है। अंदर जाते टार्न बेचैन आवाज में कहती है मुझे पानी चाहिए, प्लीज पानी। रन उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछती है तुमने वो किससे खरीदी थी? दरअसल रन उसी ड्रग के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर अरिसारा आ जाती है और रन को दरवाजा खोलने को कहती है। रन दरवाजा खोलो, अंदर रहना खतरनाक है। लेकिन रन लगातार टार्न से सवाल करती रहती है। टार्न बार बार पानी मांगती है लेकिन वो अपना पूरा पानी पहले ही पी चुकी होती है। कुछ देर बाद अचानक कहती है कोई मुझे दवा देकर गया था। ये सुनते रन पूछती है वो दवा तुम्हें किसने दी थी? बाहर अरिसारा लगातार दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रहती है। इसी बीच टार्न की नजर रन की गर्दन पर लगी खरोंच पर पड़ जाती है और अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख और प्यास उभर आती है। रन दरवाजे की तरफ देख रही होती है और उसे इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। अभी टार्न अपना होश खो देती है और अचानक रन पर झपट पड़ती है। पूरे सेंटर में इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। अलार्म की आवाज सुनते ही बात कर रहे पराग और यूथासक भी टेंशन में आ जाते हैं। बाहर अरिसारा बेचैन होकर रन रन चिल्ला रही होती है और तभी एकदम से टार्न रन की तरफ टूट पड़ती है और इसी खौफनाक मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मगर अब सवाल ये है क्या टार्न के हमले से रन बच पाई होगी? और टार्न ने जिस दवा का जिक्र किया था आखिर उसे देने वाला कौन था? लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अहम सवाल यह है कि इस इन्फेक्शन का फैलना महज एक हादसा है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? इन सब सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ आपकी डिमांड पर ही डिपेंड करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और सस्पेंस से भरी पड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।